हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। सो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज से हम अपना रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ रे ऑप्टिक्स एंड आप किसी भी स्टेज पे हो, ठीक है ना। ऑप्टिक्स में अगर तुम बिल्कुल जीरो भी हो ना, तब भी मैं बता रही हूँ कि तुम आराम से, बहुत आराम से समझते चले जाओगे, चीजें तुम्हें आराम से समझ में आती जाएंगी, ठीक है। अल्टीमेटली लेक्चर देखने का मतलब हमारा क्या होता है कि हम कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लें और आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो ये हमारा रे ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर है, यानी कि आज से हम ऑप्टिक्स शुरू कर रहे हैं। पहले रे ऑप्टिक्स करेंगे, फिर वेव ऑप्टिक्स करेंगे। तो पहले रे ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर है, तो सबसे पहले इस वाले लेक्चर में हम बेसिक्स को समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो इस वाले लेक्चर में बेसिकली आपके सारे बेसिक्स को कवर करूंगी। तो आज के लेक्चर में इतने सारे न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, बट हाँ, कॉन्सेप्चुअल चीजें बहुत ज्यादा होंगी। चाहो तो इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो अगर आपको लगता है तो, बट इसको कंप्लीटली देख लेना सो दैट कि कोई भी छोटा छोटा पॉइंट भी ना छूटे, ठीक है। तो हम क्लास को शुरू करते हैं विद द मोटिवेशनल थॉट कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, ठीक है। आज जो भी तुम पर मजाक बना रहा है, तुम्हारा मजाक बना रहा है, कुछ भी तुम्हारी हालत पे हंस रहा है, कुछ मत कहो, किसी को जवाब मत दो, किसी के लिए नेगेटिव मत सोचो, कुछ भी मत कहो। जस्ट कीप साइलेंट। वो कहते हैं ना, आंधी आने से पहले एकदम से सन्नाटा जो होता है, वो वाला सन्नाटा क्रिएट कर लो। और वो सन्नाटा क्रिएट करने का मतलब क्या है कि खामोशी से मेहनत करना। तो उस खामोशी से मेहनत करो कि तुम्हारी सफलता जो है ना, वो इतना बड़ा शोर मचा दे और लगे कि अरे आंधी तूफान आ गया, है ना, ऐसे वाला, ठीक है। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों को एक अपडेट देनी है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी चीज लेके आई हूँ मैं। आपको क्या करना है, मेडिको समीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, ठीक है। दिखाई दे रहा है, ऐसे ही दिखेगा तुम्हें, ठीक है। ये लोगो है इसका। तो मेडिको समीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इस पे क्या मिलेगा, सबसे अच्छी चीज जो है वो ये कि आपको डेली क्विज मिलेगी। डेली फ्री है बिल्कुल, ठीक है। डेली क्विज मिलेगी। जाओ, रोजाना का अपना टारगेट बनाओ कि भाई हाँ, मुझे डेली क्विज सॉल्व करनी है। उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको मुझे सॉल्व करके देखना है कि मुझे कितनी मेरी नॉलेज है। तुम सोचो कि तुम आधा घंटा, एक घंटा अपना अगर सोशल मीडिया पर लगा देते हो तो क्या मिलता है तुम्हें उससे, क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हें रोजाना 20 क्वेश्चन दूंगी और तुम्हें वो रोजाना 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और फिर उनका प्रॉपरली सोल्यूशन भी दूंगी, तो तुम्हारे लिए इस चीज को स्टार्ट किया है मैंने, ताकि रोजाना 20 क्वेश्चन तुम करो, ठीक है। तो तुम्हारे लिए रोजाना 20 क्वेश्चन उस पर डालती हूँ मैं, ठीक है। तो ये तुम देख सकते हो कि लेटेस्ट क्विज यहाँ पर तुम्हें मिलेगी, बिल्कुल। तुम देख सकते हो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, ठीक है। हर रोज की आती है, हर रोज की है। ये थोड़ा सा 1 दिसंबर वाला फोटो था, तो ये 1 दिसंबर तक की पड़ी है। आज का भी, आज जो डेट है 4 दिसंबर, तो आज की डेट की भी क्विज है। वहां पर डेली की 20 क्वेश्चंस की क्विज रहती है, तो तुम्हें 20 क्वेश्चंस सॉल्व करके देखने हैं। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के मिला के 20 क्वेश्चंस हैं। और देखो कि तुम्हारे पास कितनी, तुम क्या क्या नॉलेज है तुम्हारे ब्रेन में, है ना। कभी कभी होता है ना, हम चलते फिरते भी काफी सारी चीजें सीख लेते हैं। तो डेली की अपनी हैबिट बनाओ कि डेली 20 क्वेश्चंस की क्विज सॉल्व करनी है। और बहुत सारी चीजें, पता है, हम कई बार थियोरेटिकल चीजों से नहीं सीखते, क्वेश्चन से सीख जाते हैं, ठीक है। तो क्या पता यहाँ से तुम क्या क्या सीख जाओ और क्या चीज तुम्हारे एग्जाम में आ जाए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो डेली क्विज आती है, यहाँ पे क्विज सॉल्व करो। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि यहाँ पर तुम्हारे लिए एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की गई है, ठीक है। यहाँ पे कम से कम 18 से ज्यादा तो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है 18। देन उसके बाद टॉपिक टॉपिक वाइज टेस्ट है 296 टॉपिक वाइज टेस्ट है, ठीक है। तुम समझ रहे हो, हर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज टेस्ट है। और सेक्शनल टेस्ट भी है, यानी कि फिजिक्स के टेस्ट कई सारे, और केमिस्ट्री के टेस्ट और बायोलॉजी के टेस्ट, इस तरह से। तो तुम देख सकते हो, तो ओवरऑल लगभग 320 से भी ज्यादा तुम्हारे पास टेस्ट मिलते हैं। 11,000 से ज्यादा तुम्हें क्वेश्चंस मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है इस टेस्ट सीरीज की, वो ये कि हिंदी मीडियम में भी है, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, तो वो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो बीच में ही लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं मिल पाता है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। तो ये चीज तुम्हारे लिए यहाँ पर है। बहुत ही कम प्राइस में रखी गई है, 83 पर मंथ, बहुत ही 83 प्राइस बहुत ही कम होता है, ठीक है। और काफी एक्सपर्ट्स के थ्रू डिजाइन करवाया है ये। तो एक बार जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करो और ट्राई करो, ठीक है। चलो अब हम क्लास को शुरू करते हैं।
तो ऑप्टिक्स होता क्या है? ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? ऑब्वियसली लाइट के बारे में पढ़ते हैं, हम स्टडी ऑफ लाइट करते हैं, ये लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है और लाइट की प्रॉपर्टीज की वजह से वो क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना परफॉर्म कर सकती है, उन फिनोमेना की डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को कवर करती हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट बहुत सारी, जो काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो अभी हम यहाँ पे हमें जो मेनली यूज होंगी मैं वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखूंगी, लेकिन और भी बेसिक बेसिक जो बातें हैं वो जो हमारा चैप्टर आता है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट वेव वाला जो चैप्टर रहता है उसमें कंप्लीट कर रहे होंगे, तो यानी कि आगे जितना भी मॉडर्न फिजिक्स और इन सब में जो चलेगा वो सारा कुछ कवर होता जाएगा। ठीक है, बाकी अभी हम बेसिकली शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि मेरे पास प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? लाइट कैन बी, लाइट जो लाइट है हमारे पास उसका क्या है? लाइट कैन हैव, हमारे पास जो लाइट है उसके पास दो नेचर हो सकते हैं। क्या क्या दो नेचर हो सकते हैं? या तो उसके पास एक वेव नेचर हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है? वेव नेचर। और दूसरा क्या हो सकता है? पार्टिकल नेचर। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है आखिर भाई हमारी जो लाइट होती है उसका नेचर कैसा होता है। तो लाइट कैन हैव द वेव नेचर, वेव भी हो सकती है और पार्टिकल भी हो सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज के थ्रू ये चीज प्रूव हुई थी। ठीक है, तो यानी कि लाइट कैन हैव डुअल नेचर। ठीक है, दो नेचर हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, लाइट जो है हमारी, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद विद स्पीड, इसकी स्पीड कितनी होती है लाइट की स्पीड? विद स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब अगर ये लाइट की स्पीड है तो यानी कि स्पीड लाइट मूव करती है, हाँ मूव करती है। क्या लाइट को मूव करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत है? नहीं, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ठीक है, तो इसे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ठीक है, इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अच्छा इस जो भी क्लासेस हैं इन क्लासेस के सभी के नोट्स जो है मैं बहुत ही जल्दी, सारी क्लासेस अभी तक जितनी भी हो गई हैं, ठीक है, सबके नोट्स जो है वो मैं बहुत ही जल्दी एप्लीकेशन पर अपलोड कर दूंगी। ठीक है, सो दैट कि तुम्हें उसकी भी दिक्कत ना आए, है ना। काफी टाइम से नोट्स वाली प्रॉब्लम आ रही थी, तो एप्लीकेशन पे मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी सभी क्लासेस की, अब तक जितनी भी क्लासेस ली है और आने वाली भी सबकी। ठीक है, चलो अब बात आती है कि इसको भाई कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, टू ट्रेवल, सो इट कैन मूव ट्रेवल इन, कैन ट्रेवल इन मूव, कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम की स्पेलिंग पता है ना? VACWM होती है। जनरली हम सोचते हैं डबल सी होगा, नहीं डबल यू होता है। ठीक है, चलो अब उसके बाद मैंने कहा कि भाई लाइट का वेव नेचर होता है, तभी तो मैंने उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला। तो लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है, तो क्या है? लाइट कैन हैव द पार्टिकल नेचर, लाइट कैन हैव पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। ठीक है, ओके। एंड अगर ये पार्टिकल नेचर है इसका, तो वो आखिर जो इसके पार्टिकल्स हैं उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम उन पार्टिकल्स को? दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड, पार्टिकल्स आर कॉल्ड या फिर आर नोन एज फोटोन्स। ठीक है ना, ये तो हमने सुना ही है। ठीक है, तो ये तो हमारी बेसिक बेसिक सी प्रॉपर्टीज हो गई। चलो लाइट, हमारी लाइट की स्पीड क्या होती है, लाइट किस मीडियम में क्या मीडियम चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता है, ये बात पता होना। लाइट का नेचर कैसा है, ठीक है, लाइट का वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। तो लाइट के नेचर पे डिपेंड करता है कि ये कौन से फिनोमेना शो कर सकती है। इसी बात पर बेस्ड प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चंस होते हैं। तो फिर हम ये देखते हैं कि लाइट कैन परफॉर्म व्हाट टाइप ऑफ फिनोमेना। ठीक है, तो फिनोमेना परफॉर्म्ड बाय लाइट। ठीक है, तो अब ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि लाइट कौन सा फिनोमेना परफॉर्म कर रही है?
वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप लाइट का कौन सा नेचर ले रहे हो, किस नेचर के बारे में बात कर रहे हो। तो मैं तो भाई ये कह रही हूँ कि लाइट के 2 नेचर होते हैं, तो मुझे 2 बार में डिवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो लाइट का एक कैसा नेचर होता है, वेव नेचर, ठीक है, और एक कैसा होता है, पार्टिकल नेचर। तो दोनों का अलग अलग नेचर है, तो अलग अलग काम करेंगे, ठीक है ना। तो अगर लाइट का वेव नेचर हम कंसीडर करते हैं तो हमारी लाइट कौन कौन से फिनोमेना शो करती है, बताओ। जैसे कि रिफ्लेक्शन, ठीक है, जैसे कि रिफ्रैक्शन, जैसे कि इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। ये क्वेश्चन है अपने आप में कि आप क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंटरफेरेंस इज परफॉर्म्ड बाय विच नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, या फिर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एक्सप्लेन्स अबाउट द व्हाट नेचर ऑफ लाइट। मतलब ये कि इंटरफेरेंस अगर लाइट परफॉर्म कर रही है, इससे हमें क्या पता चलता है कि कौन सा नेचर है, ठीक है ना। चलो, इंटरफेरेंस हो गया। फिर उसके बाद डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, देन पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये सारे जो फिनोमेना है वो किसकी वजह से हो पा रहे हैं, वेव नेचर होने की वजह से। तो पार्टिकल नेचर होने की वजह से क्या होता है भाई, तो पार्टिकल नेचर होने की वजह से हमारा, इसको थोड़ा सा उठा के इधर शिफ्ट करते हैं। पार्टिकल नेचर होने की वजह से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो परफॉर्म करती है वो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसको तो अभी बहुत अच्छे से आगे पढ़ना है ना, तो आगे पढ़ाया जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स जब हम शुरू करते हैं तो उसमें पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और रिफ्लेक्शन भी शो कर सकता है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हमने एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन तैयार कर लिया, ठीक है, समझ गए बच्चों। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब जब हमने, अब इस चैप्टर में सबसे पहले हम शुरू क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है, फिर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ये सब चीजें आगे पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन देखते हैं, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि जैसे कि ये एक, ऐसे करके ये एक प्लेन मिरर है, या फिर एक प्लेन मिरर मैंने बनाया है, ठीक है। मिरर क्या होता है, एक ग्लास स्लैब ही होती है जिसको एक साइड से हम पॉलिश कर देते हैं। जैसे कोई भी कांच की प्लेट है, कांच है ना, उसको एक साइड से तुमने पॉलिश कर दिया, ठीक है। पॉलिश करने का मतलब है किसी भी मेटल की पॉलिशिंग कर दी, ठीक है। तो इस साइड से ये पॉलिश कर दिया, तो ये चीज क्या हो गई भाई, इस साइड ये पॉलिश्ड सरफेस हो गई, ठीक है। तो ये वाली क्या है, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। तो क्या पॉलिश्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, नहीं। कहां से होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये है हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। यहीं से हमारा क्या होना है, रिफ्लेक्शन होना है। अब रिफ्लेक्शन कैसे होगा, तो हमने कहा कि भाई हमारी जो लाइट रे है, तो वो लाइट रे, एक मिनट ना, अच्छा सा कलर चूज करके बनाते हैं। तो मान लो कि लाइट रे ऐसे करके आके इंसिडेंट होती है यहाँ, ये लाइट रे ऐसे आके गिरी, ये लाइट रे गिरी, तो ये आ रही है, तो मैंने क्या कहा कि भाई ये क्या है, इंसिडेंट रे। ये आके इस पे गिर रही है, तो मैं इसको क्या कहूंगी, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। फिर उसके बाद यहीं से ये आगे तो जाएगी नहीं, ये आगे नहीं जाएगी, क्यों भाई, हमने पॉलिशिंग कर रखी है, रिफ्लेक्शन करना है तो रिफ्लेक्शन करना है। क्या होगा, अब ये वापस से इसी तरह से यहाँ से वापस हो लेगी, ठीक है। ये यहाँ पर वापस हो गई है, वापस हो गई है, अब ये इस तरह से भाई ये वापस हो गई, ठीक है। तो अब ये क्या है, हमारी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जिस पॉइंट पर लाइट गिरी थी, अब ये चीज तो हमें दूर से दिखाई दे रही थी, लेकिन एज फिजिक्स पढ़ने के नाते हमें इसमें भी थोड़ी सी डिटेल निकालनी पड़ेगी। क्या है वो डिटेल, वो डिटेल कुछ ऐसे रहेंगी, ये जो पॉइंट था जहां पर लाइट गिरी थी, इसे हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये भी बात हो गई। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, वहीं पर हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल डालते हैं। क्या डालते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है कि एक इमेजिनरी लाइन खींचना बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मिरर, ठीक है। या फिर जिस जिस भी इस पॉइंट पर, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज द नॉर्मल,
नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन, देखो मैं लिख नहीं रही हूं, तुम चाहो अगर तुम्हें नहीं पता था तो फिर तुम लिख लेना, ठीक है। तो व्हाट इज नॉर्मल, नॉर्मल इज अ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सिंपल सी बात। नॉर्मल इज अ इमेजिनरी लाइन विच इज ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मिरर, ठीक है। इस मिरर के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है, कहां पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। तो ये होता है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या हुआ, एक इंसिडेंट रे आई, वो मिरर पर गिरी थी और वहीं से वापस उसी मीडियम में चली गई। तो अब मैं जरा इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख सकती हूँ क्या, हाँ बिल्कुल। अब तुमने क्या कर लिया, फिगर तो समझ गए हो, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। तो ये है हमारा रिफ्लेक्शन यहाँ पर, ठीक है। छोटू सा रिफ्लेक्शन हो गया ही मेरा, इसको कर देती हूँ मैं डब्बे में बंद। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं तो हम क्या लिखने वाले हैं कि द फिनोमेना, ठीक है। वाई आई फोकस ऑन डेफिनेशंस, मैं इतना ज्यादा डेफिनेशन पे क्यों फोकस करती हूँ कि इसलिए क्योंकि मैं अभी ये देख रही हूँ कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफी आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफी आते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि फिगर बनाया है, न्यूमेरिकल है, उससे हो गया काम, नहीं, आपको लैंग्वेज भी आनी चाहिए। तभी तो 11th 12th में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनका अच्छा स्कोर क्यों आ जाता है, उनका अच्छा स्कोर इसलिए आ जाता है क्योंकि वो डेफिनेशन और ये सब चीजें भी पढ़ते हुए आ रहे होते हैं अपने बोर्ड्स के लिए, उनको फायदा मिल रहा होता है, ठीक है। तो फिनोमिना ऑफ रिटर्निंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, ठीक है। अब देख रहे हो ना, जिस मीडियम से आई थी, देखो अगर मैंने कहा कि यहाँ पे एयर था तो यहाँ पे एयर से ही आ रही थी और एयर में ही वापस चली गई, तो यहाँ पे ये मैटर करता है, इन द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन करने के बाद या फिर आफ्टर स्ट्राइकिंग, सॉरी अभी तो है ना, आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। तो स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद जब सेम मीडियम में वापस चली जाए लाइट, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ते हैं हम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, दो लॉ होते हैं मेरे पास रिफ्लेक्शन के, हमारे पास क्या है, दो लॉ हैं। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, रुको, ठीक है। चलो, पहला लॉ क्या है, पहला फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जिन बच्चों को आता है वो बोलेंगे, जिन बच्चों को नहीं आता है वो सुनेंगे, ठीक है, और लिखेंगे भी। तो फर्स्ट लॉ हमारा कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब मैंने उस फिगर में नहीं दिखाया था तुम्हें कुछ भी, अब ये लॉ लिखने के बाद ही तो लिखाऊंगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये साइंटिस्ट ने जब ये बोला तो फिर हमने इसमें देखा कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ है, तो जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये दोनों जो होते हैं वो एंगल बराबर होते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। छोटी सी सिंपल सी बात पर बहुत यूज होने वाली है। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ तुम्हें पता है, हो सकता है तुमसे असर्शन रीजन कुछ ऐसे ही पूछ ले कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन according to the second law of reflection, angle of incidence is equal to the angle of reflection। क्या ये स्टेटमेंट सही है, बताओ, सोचो बताओ, क्या ये स्टेटमेंट सही है। अब पहले मैं सेकंड लॉ लिख देती हूँ, ठीक है। तो सेकंड लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे
इंसिडेंट रे, कौन सी है इंसिडेंट रे? ये वाली, ठीक है, ये वाली इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये जो तीन चीजें हैं ये ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाई इन सेम प्लेन, ठीक है, सेम एक ही प्लेन में लाई करते हैं ये। तो ये चीज हमारा सेकंड लॉ कहता है। तो मैंने तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा था? मैंने क्वेश्चन तुमसे ये पूछा था पहले, ये वाला कर लेते हैं, एक क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए लिखा हुआ है, ठीक है, चलो बताओ, पहले इसको कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि भाई ये इंसिडेंट रे है, दिख रहा है, साफ आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाला एंगल जो दे रखा है वो 30 डिग्री है। तो तुम्हें बताना है एंगल आई क्या होगा, एंगल आर क्या होगा, ये तुम्हें बताना है। तो अब पहली चीज तुम क्या सोचोगे कि ये क्या है, नॉर्मल, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल। और नॉर्मल जो होती है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर यहाँ पर परपेंडिकुलर होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से फिर क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो डेफिनेटली एंगल आई प्लस 30 इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल आई विल बी 60 डिग्री। तो जो, और ये तो हमने इसलिए कर लिया कि नॉर्मल जो होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है इस बात से। दूसरी चीज अब हम क्या करने वाले हैं कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है, फर्स्ट लॉ से हमें पता चलता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ठीक है। ये तो एक क्वेश्चन हो गया। मैं तुम्हें कहा, मैंने तुमसे क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू द, according to second law of reflection, according to second law of reflection, angle of incidence is equals to angle of incidence is equal to angle of reflection। अब पता है क्या है बात, क्या है, अब मैं ये कह रही हूँ इसमें बताओ कि ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अब बात ये क्या है कि तुमने ये तो पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी पढ़ा है, और तुम ये भी जानते हो कि हाँ भाई ये जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, तुम ये भी जानते हो, ठीक है। लेकिन अब बात ये है कि तुम अटक कहाँ जाओगे कि फर्स्ट लॉ था या सेकंड लॉ। जनरली हम ऐसे ही याद कर लेते हैं कि फर्स्ट लॉ सेकंड, दो ही लॉ होते हैं, एक ही होता है, एक ही होता है, ठीक है। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि सेकंड लॉ अलग है, सेकंड लॉ कौन सा वाला है, फर्स्ट लॉ कौन सा वाला है, ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखनी है। इसलिए ये स्टेटमेंट अपने आप में फॉल्स हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि दिस इज द फर्स्ट लॉ, क्या है ये, फर्स्ट लॉ। और सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है, समझ गए इतनी सी बात, ठीक। तो यही मतलब होता है कि किस तरह से आप ध्यान से पढ़ते हैं, इसी को कहते हैं ध्यान से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, इमेज। इमेज क्या होता है? इमेज क्या होता है? इमेज मतलब कैसी इमेज है मेरी लोगों के मन में, मतलब मैं जो करती हूँ उसका क्या इफेक्ट जा रहा है ना, ऐसा वाला, ये वो वाली इमेज नहीं है, वो कोई इमेज नहीं बननी होती है, यहाँ पे हमें असली इमेज बनानी है, ठीक है। तो व्हाट इज इमेज? इमेज का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने कहा ये एक पेन है, ठीक है, इस पेन से, अब इस पेन से लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है। अब एक्चुअली ये पेन लाइट रेज नहीं मतलब प्रोड्यूस कर रहा है, जो लाइट, ट्यूबलाइट यहाँ पे लगी है वो ट्यूबलाइट की लाइट इस पर लगती हैं और फिर वो आके टकराती हैं, इस कैमरे में जाती हैं और फिर तुम्हारी आंखों में पहुंच रही हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है अल्टीमेटली, यहाँ से लाइट जाती है और फिर एक मिरर, लेंस, बीच में जो भी चीजें होंगी उससे क्रॉस करके फिर आगे फिर से लाइट रेज मिलती हैं तो इमेज बनती है। तो व्हाट इज इमेज? इमेज इज द पॉइंट जहां पे, मतलब इमेज क्या है कि जहां पे लाइट रेज मिलती है, ठीक है, लाइट रेज मिलती है जो कि एक ऑब्जेक्ट से आ रही थी, ठीक है। चलो खैर, इमेज की हमें कहीं पे भी डेफिनेशन लिखनी को नहीं आएगी, हमसे ये पूछेगा कि इमेज कितने तरीके की होती है, तो दो तरीके की होती है। क्या क्या? रियल इमेज होती है, एक असली इमेज, एक झूठी इमेज यानी कि वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो एक रियल इमेज और एक
वर्चुअल इमेज। ठीक है, दो तरीके की इमेजेस होती हैं। तो मैं तुम्हें यहाँ पर दोनों ही तरीके की इमेजेस का विजुअलाइजेशन करवाती हूँ, मतलब एहसास दिलाती हूँ कि कैसे रहता होगा इमेज का मामला। ठीक है, तो ये है रियल। अब रियल इमेज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, रियल इमेज कैसी रहती है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो मैंने इसके आगे एक लेंस रख दिया। अब तुम कहोगे कि आप तो मिरर पढ़ा रही हो, है ना, आप लेंस क्यों लेके आ रही हो? लेंस तो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन वगैरह में पढ़ते हैं, जिन बच्चों ने पढ़ लिया होगा। तो मैं एक बात बताऊं तुम्हें, अगर तुम प्लेन मिरर रखोगे तो उससे कभी भी रियल इमेज नहीं बनेगी। तो मैं तो तुम्हें रियल इमेज दिखाना चाहती हूँ ना, तो रियल इमेज जिससे बन पाएगी उसको रखा है मैंने। ठीक है, और व्हाट इज लेंस और क्या है ये सब अभी हम आगे पढ़ते जाएंगे, तो उससे घबराओ मत। बस लेंस है, लेंस क्या होता है, कांच से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक है, तो अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, उससे लाइट रे निकल रही है। मैंने ये लाइट रे गई, ये लाइट रे गई, इससे पास होने के बाद लाइट रे यहाँ पर जाके मिलती है, यहाँ जाकर मिलती है। तो यहाँ जाकर ये लाइट रे मिली है और ये बन गई मेरी इमेज। तो दिस इज इमेज। तो जब लाइट रे असलियत में जाके मिले, लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकले और असलियत में लाइट रे जाके मिले, तब हम क्या कहते हैं, रियल इमेज बनी है। तो ये इमेज कैसी है, रियल है, असलियत में मिली है ना। ठीक है, ये समझो कि तुम बाहर पढ़ते हो, तुम्हारा दोस्त भी बाहर पढ़ता है, जैसे तुम लोग पहले स्कूल में पढ़ते थे। ठीक है, तो क्या होता था, तब सब दोस्त साथ में पढ़ते थे। फिर अब तुम बड़े हो गए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने लगे, घर से फिर दूर दूर जाके पढ़ने लगे, तो तुम्हारा कोई एक दोस्त कहीं और है, तुम कहीं और हो। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनली तुम लोग दिवाली पे मिलते हो, तो जो वो क्या है, रियल मीटिंग है। ठीक है, और अगर तुम सिर्फ फोन पे देख के हाय हेलो 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 कर लेते हो, वीडियो कॉल कर लेते हो, तो वो क्या है, एक वर्चुअल मीटिंग है। तो वो रियल में तो नहीं मिले ना, तुमने बस ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है फोन पे वीडियो कॉल पे कि हम मिल रहे हैं, लेकिन असलियत में हम नहीं मिल रहे हैं, ऐसी वाली चीज। ठीक है, तो अभी वर्चुअल का भी हम आगे देखेंगे, लेकिन रियल का देखो। तो रियल का मतलब क्या है कि व्हेन लाइट रेज, व्हेन, ठीक है, व्हेन लाइट रेज कमिंग from coming from the object and they are actually meeting, they are actually meeting at a point, at a point, जिस पॉइंट पर वो मिलेंगी उसके उसी पॉइंट पर क्या होगा, at a point, then formed image will be, formed image will be real। ठीक है, जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, रियल इमेज होगी। पहली एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि रियल इमेजेस जो हैं हम उनको स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। स्क्रीन क्या होता है, पर्दा। यानी कि जैसे हम जब मूवी देखने जाते हैं तो हम एक बहुत बड़ा सा पर्दा होता है, उसके ऊपर पीछे से लाइट आती है और वो उस पर गिरती है। तब मतलब तुमने कभी देखा हो तो पीछे से एक प्रोजेक्टर सा चलता है, वो लाइट रेस आती है उस पर्दे पे गिरती है तो हमें मूवी दिखाई देती है। तो कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्रोजेक्टर देखा हो। तुम लोग अगर कहीं पे भी, तुम्हारी किसी कोचिंग में या कहीं पे भी स्कूल में आजकल प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है, तो प्रोजेक्टर होता है, उसमें से लाइट रेज आती है और वो सामने स्क्रीन पे गिरती हैं, दैट इज द स्क्रीन। और तो इसका मतलब वो प्रोजेक्टर से जो सामने बनती है दैट इज द रियल इमेज। जो तुम्हें देखते हो ना प्रोजेक्टर से, या फिर हम मूवी देखने जाते हैं, तो वो सब क्या होता है, हमारी रियल इमेजेस होती हैं। तो रियल इमेजेस कैन बी obtained, कैन बी obtained ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो स्क्रीन का मतलब समझ गए, पर्दा। ओके, चलो नेक्स्ट इज वर्चुअल इमेज। अब हमें क्या समझना है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। वर्चुअल इमेज कैसे बनेगा, जैसे कि सपोज करो मैंने कहा कि ये प्लेन मिरर ले लिया, क्या ले लिया, प्लेन मिरर, और यहाँ मेरा क्या है, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट।
अब इस ऑब्जेक्ट से जाएंगी कुछ रेज, तो मैंने कहा कि भाई इधर एक ऐसे रे गई, ठीक, ये क्या है, इंसिडेंट रे। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैंने ऐसे करके ये क्या डाली, नॉर्मल डाली परपेंडिकुलर। तो इसी नॉर्मल से पहले ये इतना जितना एंगल इधर बन रहा था तो उतना ही एंगल बनाते हुए ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा ना, रिफ्लेक्शन हो गया। इक्वल एंगल नहीं लग रहा है ना, अब देखो इक्वल एंगल लग रहा है, फील कर लो यार, थोड़ा थोड़ा हो जाता है पर इक्वल एंगल होना चाहिए। अब जैसे इधर से भी एक लाइट रे आई, इधर गिरी, फिर मैंने इस पे भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैंने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, तो इतना ही इसके साथ एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो क्या तुम्हें लगता है कि रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे इधर चली गई, ये लाइट रे इधर चली गई, ठीक है, ये तो वैसे ही हो गया ना कि हम स्कूल में पढ़ते थे और फिर जैसी 12th क्लास में हमारी फेयरवेल हुई और फिर दो लोग अलग अलग चले गए, दो दोस्त थे, एक कहीं और चला गया, एक कहीं और दूसरे दूसरे सिटीज में चले गए। तो तुम्हें लगता है कि वो मिलेंगे, नहीं मिल पाएंगे ना। अब जब नहीं मिल पाएंगे तो वो क्या करेंगे, तो फिर वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि काश हम मिल लेते। तो फिर वो देखेंगे पीछे पीछे अपने, कोशिश करेंगे भाई। तो हम क्या करेंगे, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, और एक्सटेंड करेंगे और फिर लगेगा कि हाँ हम मिल रहे हैं, कहाँ, कहीं हमें एहसास हो रहा है कि हाँ भाई हम मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनको क्या करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे और ऐसा लगेगा कि यहाँ से कहीं इस पॉइंट पर कहीं ये रेज पहले मिल रही थी। तो ये जो इमेज बनी है, दिस इमेज इज वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर तुम देखो असलियत में तो लाइट रेज आके मिली नहीं ना। अब जो दोस्त अलग हो गए थे तो उन्होंने क्या किया कि भाई अब चलो फोन वोन का जुगाड़ करते हैं, एंड्रॉयड फोन से, आईफोन से भी कर सकते हैं, है ना और आईफोन जो भी है फोन से अपना वीडियो कॉल करते हैं। तो उन्होंने वीडियो कॉल किया और फिर उन्हें एहसास हुआ कि हम मिल रहे हैं, ठीक है, दैट इज द वर्चुअल मीटिंग। ओके चलो, तो ये वर्चुअल हो गया। तो हमारे क्या होता है कि व्हेन लाइट रेज coming from an object, but only appears to meet at a point but not actually meet, किसी भी पॉइंट पर एक्चुअली मीट नहीं करती है। then the image formed is called then formed image is virtual image। ठीक है बच्चा लोग, समझ गए क्या होती है हमारी वर्चुअल इमेज। तो क्या हम इस वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। तो हम वर्चुअल images cannot be obtained on screen, ठीक है। तो अब तुम लोग मूवी देखने जाओगे, कब जाओगे, एग्जाम देने के बाद। अच्छा तुम बताओ, तुम लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मूवी देखी है अपने नीट की प्रिपरेशन में, हॉल में। ऐसे देखो, ऐसा नहीं है अपने नीट की प्रिपरेशन में मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं। देखो एक बात बताऊं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ोगे ना तो दिमाग में याद भी नहीं रहता है। चीजों को खुशी से पढ़ोगे तो दिमाग में वो रिटेन रहती हैं। अभी तुम एक बात सोचो, तुम्हारा सपोज करो घर है, अगर तुम अपने घर में गंदगी भर लो, ठीक है, तो क्या फिर तुम्हारे बैठने के लिए, तुम्हारे पर्सनल काम करने के लिए जगह बचेगी, नहीं बचेगी। अगर तुम्हारे फालतू का सामान स्टोर रूम का और ये सारा कुछ तुम्हारे अपने कमरे में ही भर लो तो तुम्हारे मेन काम करने के लिए जगह नहीं बचेगी ना। सेम वही बात होती है। अगर तुम अपने रूम में जो फालतू का सामान है वो सारा बाहर निकाल दो, जो यूज का नहीं है वो बाहर फेंक दो, तो तुम्हारे रूम में जगह बचेगी। सेम चीज क्या होती है कि हम अपने दिमाग में अगर नेगेटिव थॉट्स को लाके बिठा ले, ठीक है, उसके बाद स्ट्रेस को बिठा ले, ओवर थिंकिंग को बिठा ले, अब जब ये सारी चीजें बैठ जाती हैं तो फिर ये जगह तो घेरेंगी ही ना। तो फिर क्या काम करने के लिए जगह बचेगी, नहीं बचेगी। इसलिए क्या होता है कि आपको ये सब चीजों को दिमाग से बाहर निकालो, खुशी को रखो, खुशी, खुशी और पॉजिटिव थॉट्स, ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, सुंदर लगती हैं जब दिमाग में आ जाती हैं, ठीक है। तो इनको रखो
अब तुम कहोगे अरे दीदी इतना स्ट्रेस है दिमाग में, आपको नीट निकाल लिया है आपने, तो आपको तो टेंशन हो नहीं रही है, हमसे पूछो कितनी टेंशन होती है। बच्चों टेंशन तो मुझे पता है होती है ना, बहुत टेंशन होती है एग्जाम नहीं निकलता है तो, लेकिन टेंशन लेने से भी तो कुछ नहीं होता है ना। यू कैन नॉट फोकस ऑन फियर एंड वर्क एट दी वन टाइम। समझ रहे हो ना, एक वक्त में तुम एक ही काम कर सकते हो, या तो ओवर थिंकिंग या तो काम। ठीक है, तो तुम देखो ओवर थिंकिंग से सिलेक्शन होता है या काम करने से सिलेक्शन होता है। अब चलो मिरर की बात करते हैं। मिरर क्या होते हैं, दो तरीके के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर का मतलब क्या होता है, कोई भी ग्लास की स्लैब है और उस पे पीछे हमने कोटिंग कर दी है तो मिरर बन गया। अगर वो ग्लास स्लैब प्लेन था, जैसे कैसा प्लेन था, जैसे ऐसे करके ये प्लेन था और यहाँ पे ये मैंने पॉलिश कर दी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया। ओके भाई, उसके बाद क्या होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब ये होता है कि जैसे कि सपोज करो कोई ग्लास की बॉल है, क्या है ये ग्लास की बॉल थी, फिर मैंने क्या किया, इस ग्लास की बॉल में से कुछ आधा पार्ट निकाल लिया जैसे ग्लास की खाली खोखली बॉल थी और उसमें से आधा पार्ट निकाल लिया और फिर एक साइड पे मैंने क्या कर दिया, कोटिंग कर दी, तो ये तो पॉलिश्ड सरफेस हो गई, और ये इधर की तरफ ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये क्या हो गई, पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस, अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है इस बात पर ही हमारा क्या डिपेंड करता है कि कौन सा वाला मिरर है। अब तुम्हें बहुत अच्छी सी ट्रिक बताती हूँ, जिन भी बच्चों को ये याद नहीं होता। ऐसे हाथ करो अपना ऊपर और ऐसे हाथ करो, फिर ऐसे करो, कर लिया तुम लोगों ने। अब मुझे ये बताओ, इधर की स्किन पर हेयर है तुम्हारे या इधर की स्किन पर हेयर है, बताओ। इधर की स्किन पर हेयर है ना, और ये तो सभी जानते हैं जहां पे हेयर्स होते हैं उसी के लिए तो वैक्सिंग कराते हैं, है ना, कराते ही हैं सब, मतलब लड़कियां तो कराती हैं और बॉयज भी करा लेते हैं, ठीक है। खैर, पर इतना सभी जानते हैं कि वैक्स क्या होता है। वैक्स मतलब मोम नहीं वैक्सिंग, ठीक है। अल्टीमेटली मैं तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ कि इधर हेयर होती है तो हम इधर ही वैक्सिंग कराएंगे, तो ऐसे करके यही वाली जो इस तरह वाली जो सरफेस आएगी दैट इज कॉन्वेक्स, और इधर वाली जो आएगी वो क्या होगी, कॉनकेव। ये देखो ऐसे ऐसा नहीं लग रहा, गुफा जैसा, गुफा है अंदर की तरफ, है ना, तो गुफा के लिए तो केव वर्ड यूज करते हैं, तो कॉनकेव। वैक्स करवाते हैं इधर तो कॉनवैक्स। सही है, बढ़िया वाली ट्रिक है, ठीक है। तो अब इधर देखो, ये अंदर क्या है, गुफा, ओहो इधर की तरफ गुफा है, तो ये क्या है, ये कौन सा मिरर है, बता दो जल्दी, कॉनकेव मिरर। क्या है ये, कॉनकेव मिरर। अब भूलोगे तो नहीं, भूलना नहीं है, ठीक है। इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने इधर लिया एक और गोला सा स्फीयर, और उस स्फीयर का कुछ पार्ट निकाल दिया, मतलब आधा पार्ट हटा दिया। तो इस तरह से हमने, और फिर हमने इसकी ये वाली सरफेस पर पॉलिश कर दी। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ उभरी हुई सी है, और ये तो ऐसी लग रही है, ऐसे करके देखो तो मैं ऐसी लग रही है ये, और ऐसी है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेसिस पे हम क्या कहेंगे, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो बस इसी तरह याद करना होता है, कभी कभी अपनी देसी ट्रिक लगा लेनी चाहिए, ठीक है। देसी चीजों से हमें चीजें जल्दी याद हो जाती हैं और हम होशियार बन जाते हैं और हमारे लॉन्ग टर्म तक हमें याद रहता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर हमारा ही मेन है यहाँ पे थोड़ा सा, तो पहले प्लेन मिरर से हम देखते हैं कि कैसी इमेज बनती है। तो मैंने कहा ये है हमारा एक प्लेन मिरर, प्लेन मिरर ऐसे ही बनाते हैं, ये पॉलिश्ड सरफेस बना रही हूँ मैं, ठीक है। ये प्लेन मिरर हो गया, तो मैंने इधर क्या करा, एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज गई, इमेज कैसे बनती, हमें क्या करना है, मेरा टारगेट क्या है, इमेज बना रही हूँ, किससे, प्लेन मिरर से। ये ऐसे करके मैं ये बनाई, ऐसे करके ये नॉर्मल डाली, और फिर ये ऐसे, ठीक है। अब ये लाइट रेज को पीछे मीट करवाएंगे, क्योंकि ये असलियत में कभी मिलेंगी नहीं, तो इनकी ऐसी मीटिंग करवा देंगे, और ये है हमारी इमेज, ठीक है, दिस इमेज। तो क्या ये असलियत में मिली, नहीं,
तो इमेज फॉर्म्ड देखते हैं कि क्या इमेज फॉर्म्ड विल बी, इमेज फॉर्म्ड विल बी कैसी होगी, नंबर 1। इतनी बात तो पक्का है कि रियल इमेज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि असलियत में रेज नहीं मिल रही है। कैसे मिल रही है? ऐसा पीछे पकड़ के लाके मिलानी पड़ रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, वर्चुअल इमेज होगी, पहली बात। ठीक है, वर्चुअल इमेज होगी। अच्छा, लेकिन अभी और भी प्रॉपर्टीज होती हैं लाइट रे की जो हम इससे, इस वाले फिगर से नहीं समझ पा रहे। तो मैं एक और फिगर समझाती हूँ। तो ये तो छोटू सा फिगर साइड में कर देते हैं, एक और बनाते हैं। जैसे ये लाइट रे, ओ सॉरी क्या है, मिरर, और ये पॉलिश कर दिया मैंने, ये पॉलिश कर दिया। फिर उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो थोड़ा सा लंबा है ये ऑब्जेक्ट। तो लंबे ऑब्जेक्ट के मैंने ये जो टिप है ऊपर वाली, इससे मैंने एक लाइट रे ऐसे डाली। तो ये लाइट रे ऐसे गई, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया इसका। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर नॉर्मल डालूंगी तो ऐसे ही तो गिरेगी। तो फिर लाइट रे इसी, अब तुम देखो ये नॉर्मल हो गई, ठीक है। तो इस नॉर्मल और इस इंसिडेंस रे के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री हो जाएगा। तो लाइट रे ऐसी आ जाएगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर कोई भी लाइट रे नॉर्मल के अलोंग गिरे या फिर किसी भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर परपेंडिकुलरली गिरती है, तो जिस रास्ते से वो आई थी उसी रास्ते चली जाएगी। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, एक लाइट रे बिल्कुल हम वैसे ही डालेंगे जैसे अभी हमने ऊपर डाल के देखी थी। ठीक है, ऐसे इधर करते हैं। ये अगर प्लेन मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होती है उसका तरीका है। ठीक है, तो अब हम ये पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, सब कुछ हमें पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब हमने पीछे एक्सटेंड किया तो हमें पता चला कि ओ लो बन गई इमेज, ये बन गई इमेज। तो इसका मतलब जैसी थी वैसी ही बनी है। ऊपर सिर था, ऊपर ही सिर बना है। नीचे पैर थे तो नीचे ही पैर बने हैं। तुम एक बात बताओ, तुम शीशे में देखने जाते हो और ऊपर सिर होता है, तुम खड़े होते हो, तुम्हारा सिर ऊपर है पैर नीचे, ऐसे ही तो दिखाई देते हो। कभी तुम उल्टे दिखाई दियो कि शीशे में गए और ऊपर सिर की बजाय ऊपर पैर दिखाई दे रहे हैं, डर के भागाओगे, है ना। चलो मैं ऐसी बात बोल नहीं रही हूँ, डर जाओगे। अगर तुम में से कोई कमजोर दिल वाला मेरी तरह होगा तो मैं भी बहुत जल्दी डर जाती हूँ, है ना। खैर, तो अल्टीमेटली क्या है, हम जैसे होते हैं वैसे ही दिखाई दे रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सेम साइज की इमेज बनती है। ठीक है, सेम साइज की इमेज बनती, सॉरी, है ना। हाँ मतलब देखो, इसका साइज जितना है उतना ही साइज इसका है, तो सेम साइज की बन रही है। ऊपर से कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है, मतलब सीधी। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधी, मतलब जैसे हो तुम वैसे ही दिखेगी, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी ही इमेज बनेगी। दूसरी बात क्या होती है कि ये ऑब्जेक्ट से इसकी जो डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस मान लो x है, तो इमेज और मिरर के बीच की डिस्टेंस भी x होती है। ऐसे ही यहाँ पे भी अगर x है डिस्टेंस, तो ये भी क्या होगी, x ही होगी। तो ये बराबर बराबर होती है। इसको भी छोटा कर देते हैं और इसे इधर रख देते हैं। ठीक है, दोनों फिगर तुम्हारे तैयार हो गए। ऐसे रख देते हैं, ठीक है। तो एक चीज ये हो गई, और लास्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। ठीक है बच्चा लोग, समझ गए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, आ जाओ। अब अगली बात देखते हैं कि डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर, मिरर कितना डेविएशन प्रोड्यूस करता है। तो डेविएशन किसे कहते हैं, डेविएशन इसे कहते हैं जैसे कि तुम अपने घर से निकले थे ये सोच के, अरे अब तो मैं नीट छोड़ दूंगा, मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे नीट क्रैक करना है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। लेकिन तुम गए बाहर, तुमने बना ली क्या, रिलेशनशिप,
तो इसका मतलब क्या है, क्या तुम अपने पाथ पे हो? तुमने तो सोचा था नीट क्रैक करना है, तुमने तो सोचा था उसके लिए पढ़ाई करनी है और मैं पूरे दिन भर में 10 घंटे 12 घंटे रोज आना पड़ूंगा, पर क्या तुम उतना पढ़ पा रहे? नहीं देर कर रहे ना, वो चीज नहीं कर रहे जो तुम्हें करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि तुमने कुछ और चीज तुम्हारी लाइफ में आ गई, तो दिस इज कॉल्ड डेविएशन, क्योंकि उसकी वजह से तुम दूसरे पाथ पर चले गए। सेम वही बात है, जैसे कि अभी देखो मिरर के साथ तो चल जाता है, क्योंकि मिरर को डॉक्टर बनना नहीं है, सॉरी लाइट को डॉक्टर बनना नहीं है। लाइट ना, ये लाइट थी, ये लाइट थी ऐसे करके, ये इधर ही जा रही थी आराम से, बढ़िया बढ़िया तरीके से इधर ही जा रही थी इस डायरेक्शन में, और ये ऐसे ही चलती चली जाती, लेकिन इसके रास्ते में कौन आ गया? मिरर आ गया। तो फिर क्या हुआ भाई? रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और अब लाइट रे जो होगी वो ऐसे करके रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। अब लाइट रे को तो डॉक्टर बनना नहीं है, तो इसके लिए तो रिफ्लेक्शन चल जाएगा कि हाँ भाई चलो, ये जिस रास्ते पे जाना चाहती थी उस पे नहीं गई, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं डॉक्टर नहीं बनना, लेकिन तुम्हें तो डॉक्टर बनना है ना, तो तुम्हारा डेविएट होना जरूरी है। इसका ओरिजिनल पाथ क्या होता? अगर ये नहीं जाती तो इसका ओरिजिनल पाथ ये होता, ठीक है, लेकिन अब ये जा कहाँ रही है? अब ये ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब इतना डेविएशन प्रोड्यूस हो गया, डेल, ठीक है। तो दिस इज द डेविएशन प्रोड्यूस हो गया डेल। मैं कितना कह सकती हूँ अब तुम बताओ, ये क्या है इतना एंगल? 180 डिग्री, ठीक है, ओके। आई ये है, ऑब्वियसली ये भी आई के बराबर ही तो होगा, आर आई के बराबर होता है, तो मैं ऐसे कह सकती हूँ 180 माइनस 2i। यस, वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चे हो तुम, ठीक है। 180 माइनस 2i, तो 180 माइनस 2i, दिस इज इक्वल्स टू डेल, यानी कि डेविएशन किसके बराबर है? ये डेविएशन के, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर डबल मिरर आ जाए, मतलब दो दो मिरर आ जाए रास्ते में, अब क्या होगा? ओ माय गॉड क्या सोच रहे हो तुम? कुछ और ही सोच रहे हो क्या? कुछ और मत सोचना, ठीक है। अब तुम कहोगे नहीं दीदी हम तो बहुत सीधे बच्चे हैं, आप ही सोच रही हो कुछ भी, ठीक है। मतलब अब तुम्हारे रास्ते में, तुम जा रहे थे रास्ते में चुपचाप, पर दो दो डिस्ट्रैक्शन आ गए। अब दो दो डिस्ट्रैक्शन आ गए, हम बहुत तगड़ा वाला डेविएशन प्रोड्यूस होने वाला है। लाइट रे थी, ठीक है, लाइट रे तो यूं ही जा रही थी। अच्छा हाँ, ये जो हैं दो मिरर्स, ये दोनों मिरर जो है वो थीटा एंगल पे रखे हुए हैं, लाइट रे ऐसे जा रही थी, फिर इधर से रिफ्लेक्शन होगा लाइट रे का, इधर से नॉर्मल वॉर्मल डालोगे, है ना, तो इधर से ये रिफ्लेक्ट करेगी और फिर ऐसे इस वाले मिरर से टकराएगी, ठीक। तो जब इससे टकराएगी तो ऐसे गई, उसके बाद फिर से यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होगा, और फिर उसके बाद यहाँ से भी रिफ्लेक्शन करके ये ऐसे, ये मैंने गलत कर दिया क्या? नॉर्मल ऐसे नहीं डाली है, नॉर्मल ही गलत डाली है, नॉर्मल अगर सही नहीं डाली होगी ना तो रिफ्लेक्शन कराने में दिक्कत आएगी। एक मिनट, ठीक है, अब सही है, फिगर बन गया है ना। तो अब तुम देख सकते हो कि ये थी इंसिडेंट ये था इसका ओरिजिनल पाथ, ये था ओरिजिनल पाथ, लेकिन जा कैसे रही है? ऐसे। तो डेविएशन कितना आया? डेविएशन आया ये वाला, दिस इज द डेविएशन। अब ये डेविएशन लिखेंगे कैसे? तो बेटा अब ज्यादा हमें डेप्थ में नहीं जाना, फॉर्मूला लिख देते हैं तुम्हारे लिए। क्या होगा हमारा फॉर्मूला? हमें एंगल बिटवीन टू मिरर ही दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे? डेल इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू मिरर्स, ठीक है, उन दोनों के बीच का। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये डिपेंड नहीं करती। तो डेविएशन इज, डेविएशन इज independent of angle of incidence, किसके केस में? जब भी दो मिरर का होगा केस, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, जो कि कर्नाटका नीट 2013 में आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है
कि टू प्लेन मिरर्स हैं जो कि 70 डिग्री के एंगल पे दे रखे हैं। ये तो ऑलरेडी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन टू मिरर दे रखा है, ठीक है। अ रे इंसिडेंट ऑन वन मिरर एट अ एंगल थीटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन falls on other second mirror and is reflected from there parallel to the first mirror। तो थीटा बताना है। तो अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, पहले समझ लो। पहले ये एक फिगर, ये है एक मिरर, फिर उसके बाद ये दूसरा मिरर है, ठीक है। इसको हम जल्दी से पॉलिशिंग कर देते हैं। ये मैंने पॉलिश कर दिया। अब इस पे क्या हुआ था, एक लाइट रे आई, इधर गिरी, फिर उसके बाद दूसरे मिरर पे गई, और फिर उसके बाद पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर चली गई। तो ये अगर फर्स्ट मिरर था और ये सेकंड मिरर था, तो जैसा कि बोला उसने कि लाइट रे आती है, पहले फर्स्ट मिरर पे गिरती है, फिर सेकंड मिरर पे गिरती है, और फिर उसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन, सेकंड मिरर पे रिफ्लेक्शन होने के बाद फर्स्ट मिरर के पैरेलल होके चली जाती है। इन दोनों के बीच में जो एंगल दे रखा है दैट इज 70 डिग्री। अब मुझे क्या बताना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस हम कैसे बताएंगे, यानी कि मुझे बताना है ये वाला एंगल आई, सॉरी इसने थीटा ले रखा है तो मैं थीटा लिख देती हूँ, ठीक है। ये चीज बतानी है, तो कैसे बताएंगे। अब तुम इस फिगर को ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में 70 डिग्री है। अब तुम देखो ये वाली लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल, और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल, पैरेलल है। तो और ये तो एक ही सिंगल लाइन है, तो इसका मतलब अगर ये 70 डिग्री एंगल है तो ये 70 डिग्री होगा कि नहीं, यस 70 डिग्री होगा। अब ये 70 डिग्री है, इस ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो यहाँ पे हम एक नॉर्मल डाल सकते हैं। जब अगर यहाँ नॉर्मल डाल सकते हैं तो ये सारा मिला के क्या हो जाए, नॉर्मल क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो यानी कि इतना पूरा एंगल ये क्या होगा, 90 डिग्री। तो मैं कह सकती हूँ अब ये एंगल कितना आ जाएगा, 20 डिग्री, ठीक है। 90 में से 70 माइनस करेंगे तो 20 हो गया। तो अब ये एंगल, अगर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी बराबर होगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये 20 डिग्री, तो ये अगेन ये 70 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल यहाँ से परपेंडिकुलर होगी, ठीक, ये 70 डिग्री। अब तुम देखो तो ये बीच में क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल के सभी एंगल किसके बराबर होते हैं, 180 के बराबर। तो ये 70, ये 70, तो ये कितना आएगा, 70 प्लस 70 कितना हो जाता है, 140 हो जाएगा। तो 180 में से 140 माइनस कर दूंगी तो मैं, ये आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। अब तुम देख सकते हो कि जब ये 40 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि इतना पूरा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। नॉर्मल है ना, नॉर्मल से। अब अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, डेफिनेटली 50 डिग्री, ठीक है। क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बस इतना सा काम कर रहा था, 50 डिग्री आंसर आ गया, ठीक है। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, ठीक है। तो मतलब प्लेन मिरर वो भी दो रखे हो, तो कंडीशन अब ये होगी कि हमारे पास दो प्लेन मिरर होंगे और उनके बीच में कुछ एंगल होगा, और फिर हमें वहां पे बीच में एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर हमें पता करना होगा कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बन पाएंगे। कभी तुमने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि तुम लोग कभी भी अपने बाल वाल कटवाने या किसी भी उसकी शॉप पे जाते हैं ना, बार्बर की शॉप पे, जैसे लड़कियां कभी अपना हेयर कट कराने गई हो, लड़के अपने बाल कटवाने जाते हैं, लड़के भी हेयर कट ही बोलते हैं उसको है ना। तो जो भी है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक मिरर सामने लगा होता है और एक मिरर पीछे लगा होता है, और वो मिरर पीछे वाला जो मिरर होता है ना, थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाया होता है। तो अगर तुम देखो तो दोनों मिरर्स के बीच में कुछ कोई एक्सिस, इस तरह से अगर दोनों मिरर के एक्सिस देखो तो कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होता है, ठीक है। तो दोनों ऐसे परपेंडिकुलर से नहीं लगे होते हैं, लगे भी होंगे, अगर दोनों ही ऐसे परपेंडिकुलर एकदम से लगे होंगे तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया। लेकिन अगर जनरली मैंने देखा है कि पीछे वाला मिरर थोड़े से झुका के लगा होता है, तो बाकी मुझे ज्यादा पता नहीं है ना, ऐसी बस एक बार ही ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो तुमने ऐसा देखा होगा कि ऐसे केस में एक इमेज हम सामने बन रही है, फिर पीछे बन रही है, फिर सामने, फिर पीछे, ऐसे लगता है इमेज की इमेज, इमेज की इमेज बनती जा रही है। तो हमें ये पता करना है कि अगर कोई दो मिरर है और उनके बीच में कुछ एंगल है तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बन सकती हैं, ठीक है। तो अब पता करते हैं। तो कंडीशन कुछ क्या रहेगी, मैं तुम्हें आज ऐसी ट्रिक बता दूंगी, तुम कभी नहीं भूलोगे, फिर तुम मुझे याद करोगे क्या ट्रिक बताई थी दीदी। तो नंबर ऑफ इमेजेस जो हैं, मैं अगर उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर दूं, किससे रिप्रेजेंट कर दूं, स्मॉल एन से, ठीक है। स्मॉल एन, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने नंबर ऑफ इमेजेस को।
एक मिनट, थोड़ा थोड़ा गैप अच्छा लग रहा है ना। तो स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं नंबर ऑफ इमेजेस को, और मेरे पास 2 मिरर्स हैं। सपोज लेट्स से कि मैंने ऐसे करके ये 2 मिरर बनाए और इनकी ये जल्दी जल्दी पॉलिशिंग कर दी, और इस तरह ये एंगल बीच में थीटा है, ठीक है। और फिर यहाँ कहीं बीच में यहाँ है ये ऑब्जेक्ट रखा होगा, और फिर हमने देखना है कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। तो 2 ही कंडीशन हो सकती हैं, जैसे बता रही हूँ वैसे ही याद कर लोगे तो बहुत भला हो जाएगा तुम्हारा, और ज्यादा होशियारी दिखाओगे तो फिर कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। तो देखो ये 2 कंडीशन हो सकती है क्या। एक कंडीशन मतलब तुमने ये देखना है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 360 बाई थीटा करना है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन 2 मिरर्स। तुम्हें कोई भी एंगल दिया हो मिरर्स के बीच में, उसको 360 में डिवाइड करना है उससे, और फिर मान लेते हैं ये जो वैल्यू आती है वो इवन आती है। कैसी आती है, इवन। अगर ये इवन नंबर आता है तो हमारी नंबर ऑफ इमेजेस कैसी होंगी, n विल बी इक्वल टू 360 अपॉन थीटा, जो भी ऊपर आया था ये -1। मतलब समझ रहे हो, तुम्हारे को एंगल्स कुछ भी दिया हो उसका डिवाइड करना है 360 में। अगर वो नंबर इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी, इस नंबर में से तुम 1 को माइनस कर दोगे, तो ये नंबर ऑफ इमेजेस है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर तुम कहो कि नहीं 360 बाई थीटा जो था वो ऑड आ जाता है, क्या आता है, ऑड नंबर। तो अगर ऑड नंबर आ जाता है तो फिर हमारे पास क्या होगी, 2 कंडीशन होंगी। क्या वो 2 कंडीशन होंगी, तो मुझे 2 कंडीशन देखनी है। कैसे, मेरा को ये देखना है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है या अनसिमेट्रिकली। मतलब ये कि ये जो ऑब्जेक्ट प्लेस है, जैसे कि ऐसे, अगर ये बीच में ये एंगल थीटा है, जैसे कि मान लो ये थीटा जो है वो 40 डिग्री हो, ठीक है, तो सिमेट्रिकली प्लेस पता है कैसे होगा, इधर 20 डिग्री इधर 20, तो ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो गया। अभी मैं कहूँ अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो इधर मान लो 10 डिग्री और इधर 30 डिग्री, इस तरह से ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में दे देगा कि ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड, तो इसका मतलब क्या है, वो ये है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो उस कंडीशन में तुम क्या करोगे, तुम्हारी नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो वही रहेंगी 360 बाई थीटा। तो यही हमारी नंबर ऑफ इमेजेस रहेगी, और यही मेरा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कैसा, सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो तुम क्या करोगे, नंबर ऑफ इमेजेस तुम्हारी हो जाएंगी 360 बाई थीटा -1, ठीक है। तो बस अभी ये दिख नहीं रहा है, ये रहा, ठीक है। तो अभी मेरी इमेज हट जाएगी ना, तो ये बस इतना सही रहेगा, एक पेज पे सारा कुछ मैंने कवर कर दिया, तो एक ही पेज पे लिखना बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा। जैसे कि मैंने कहा कि कोई 2 मिरर हैं, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो तुम्हारी पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए, 360 अपॉन क्या करोगे, 60, कितना आता है, 0 से 0 कट गया, 6 आ गया। 6 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो अब कुछ नहीं सोचना, नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी, 6 - 1 बराबर 5, ठीक है। अब बात आती है कि तुम इधर फिगर में ध्यान देना कि यहाँ पे एंगल कितना है, 40 डिग्री, यहाँ पे भी एंगल 40 डिग्री है। अब तुम ध्यान दो, अगर तो मैंने ये जो रखा हुआ है ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, मतलब ये वाली जो कंडीशन है ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड कैसा ऑब्जेक्ट। अब ये फिगर देख के ही पता चल रहा है, यहाँ देखो ऐसे करूंगी तो ये अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं हो गया, ठीक है। तो ये कैसा है, अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड, ठीक है। तो जब अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, ठीक है। अब पहले ये देख लेते हैं, अब मैंने ये चीज पहले ही कर दी कायदे से, हमें पहला काम क्या करना था, 360 बाई थीटा, यानी कि इसको काटेंगे तो 9 आ गया। 9 क्या है, ऑड नंबर है, 9 ऑड नंबर है। तो अब देखेंगे हम कि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है कि अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो मैं ये चीज पहले करूँ, ये चीज बाद में करूंगी, ठीक है। तो ये 360 बाई 40 जो कि मेरा क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो मैं सिमेट्रिकली है कि अनसिमेट्रिकली है ये चेक करूंगी। अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो हम क्या करते हैं, देखो जाके,
सिमेट्रिकली प्लेस्ड होने पर हम क्या कर देते हैं, वही 360 माइनस बाई थीटा जो था, नंबर ऑफ इसमें से 9 माइनस 1 कर देंगे, यानी कि 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज 9 ही रहेंगे। ओके, समझ में आ गया तुम्हें कैसे करना है। तो इसी तरीके से हम पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होता है। मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज की वेलोसिटी क्या है, मिरर मूव कर रहा है तो इमेज की वेलोसिटी क्या है। तो 4 केसेस बनते हैं, उतने से काम हो जाता है, ठीक है। क्या काम हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि ये मिरर है, ठीक है, मैं फिगर बनाऊंगी, लैंग्वेज नहीं लिखूंगी, ठीक है, समझना इसी बात से। तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, और ऑब्जेक्ट चल रहा है v वेलोसिटी से। तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और मिरर क्या है, रेस्ट पर है। तो इमेज जो होगी वो यहाँ पर, ठीक है, ये इमेज है और इमेज जो होगी वो क्या करेगी, वो भी v वेलोसिटी से मूव करेगी टुवर्ड्स द मिरर। तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवर्ड्स द मिरर, तो इमेज भी टुवर्ड्स द मिरर मूव करेगी सेम वेलोसिटी v से, ठीक है। डायरेक्शन अगर मैं कहूँ कि इसकी वेलोसिटी प्लस v है तो इसको तुम क्या कहोगे, माइनस v, प्रॉपर साइन का अगर यूज करोगे, ठीक है। तो इमेज की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, माइनस v, और इसकी वेलोसिटी कितनी दे रहे हो, डायरेक्शन बना दी है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस शो नहीं कर रही हूँ, लेकिन माइनस शो करने का मतलब यही है, ये डायरेक्शन। अब दूसरा केस, मैंने कहा कि मेरे पास ये रहा मिरर, है ना। अब मिरर जो है वो हमारा क्या कर रहा है, वो मूव करेगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, ये क्या है, रेस्ट पर, और मेरा मिरर मूव कर रहा है इधर की तरफ v वेलोसिटी से, ठीक है, v वेलोसिटी से मिरर मूव कर रहा है। तो ये जो इमेज है यहाँ पर, ये इमेज क्या करेगी, 2v वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगी। कितने से करेगी, 2v वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। ऐसे कर देते हैं, ये 2v से मूव करेगी। थर्ड केस, नंबर थर्ड, अब मैंने कहा कि इमेज भी मूव कर, सॉरी, ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है और मिरर भी मूव कर रहा है, तो क्या होगा, जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट है वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और मिरर जो है वो v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इमेज के साथ क्या होगा, ये इमेज है और इमेज क्या करेगी, v1 प्लस 2v2 से मूव करना स्टार्ट करेगी, ठीक है ना, मतलब मूव करेगी अल्टीमेटली, ठीक है। उसके बाद ये हमारे बेसिक 3 केसेस रहते हैं, जैसे कि, और चौथा केसेस हम कुछ इस तरह बना सकते हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि मेरा ये मिरर है ना, ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा रेस्ट पर है, और अगर मिरर जो है वो एक्स डिस्प्लेसमेंट करता है, कितना करता है, एक्स डिस्प्लेस करता है, तो इमेज कितना डिस्प्लेस करेगी। तो डेफिनेटली आई थिंक, मुझे पता है तुम लोगों ने, कुछ लोगों ने गेस कर लिया होगा आंसर। तो इमेज भी कितना डिस्प्लेस करेगी, 2x डिस्प्लेस कर जाएगी। अभी यही ये डिस्प्लेस नहीं करती, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता, ऑब्जेक्ट अगर x डिस्टेंस से डिस्प्लेस करता तो इमेज भी टुवर्ड्स द मिरर x डिस्टेंस से भी डिस्प्लेस करती, ठीक है। तो इस वाले केस को भी ऐड कर लेते हैं, चलो, मिरर ऑब्जेक्ट वाले को भी, ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं। अब बता ही दिया है तो फिर बना ही लेते हैं। ये हो गया केस नंबर 5, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्ट है ये, वो क्या किया है, उसने डिस्प्लेस किया है इधर की तरफ x से, ठीक है, किधर की तरफ, इस साइड की तरफ, ठीक है। तो इमेज जो है वो यहाँ पर, ये इमेज भी x ही डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करेगी, लेकिन किस तरफ, इस तरफ, ठीक है, समझ गए। तो ये ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है तो इमेज भी मिरर की तरफ जाएगी, ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जा रहा है तो इमेज भी मिरर से दूर जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक बातें होती है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स अ मिरर, स्टेशनरी मिरर, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, रेस्ट पर है, ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, ठीक है। अच्छा देखो, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ओके,
ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मिरर रेस्ट पे, कौन सा केस हो गया, केस नंबर 1, ठीक है ना, केस नंबर 1 हो गया। अच्छा, तो वेलोसिटी क्या आएगी, मैं ये ले लेती, तो इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ऑब्वियसली ये भी 5 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मिरर कैसा है, रेस्ट पे, ठीक है। तो मैंने ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज वो क्या आएगी, माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो वेलोसिटी ऑफ मिरर है वो क्या है, 0। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ऐसे ही तो मैंने बताया था, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। मैं अभी भी कहती हूँ कि अगर तुमने मोशन इन वन डायमेंशन नहीं पढ़ा है तो प्लीज मेरे लेक्चर जाके देख लेना। इतने कम टाइम में इतना अच्छे तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा, बता रही हूँ, ठीक है। कई बच्चों ने पढ़ा है, उनके रिस्पॉन्सेज भी आए हैं ना, तो भी कमेंट्स देख लेना, उससे भी समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो मतलब कमेंट से लेक्चर समझ में नहीं आएगा, कमेंट से लेक्चर की क्वालिटी समझ आएगी, ठीक है। तो तुम कम टाइम में अगर तुम अपने कॉन्सेप्ट मजबूत करना है तो तुम कर सकते हो, क्योंकि देखो वेक्टर्स, यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमैटिक्स यानी कि मोशन इन वन डायमेंशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सब चैप्टर्स जो है ना वो हर जगह लिंक्ड रहते हैं, ये आगे लिंक रहते हैं, तो एटलीस्ट काइनेमैटिक्स तक का पार्ट तो कर लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो, तो फिर अल्टीमेटली ये वी एम तो 0 है, तो फिर ये वी आई के बराबर ही रहेगा, जो कि कितना आएगा, -5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली ये जो वेलोसिटी ऑफ इमेजेस निकाली हैं, ये सब क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ना, और एब्सोल्यूट वेलोसिटीज है। अब बोल रहा है, ये पहला वाला पार्ट हो गया, दूसरा वाला पार्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद प्रॉपर साइन के साथ। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है, माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, -5 ही तो कहेंगे इस वाली डायरेक्शन को, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी माइनस लगाया, फिर इधर से ये 5 जो था वो प्लस का है, क्यों, इधर की डायरेक्शन है, पॉजिटिव लेते हैं, तो ये प्लस का 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये अल्टीमेटली क्या आ गया, -5 यानी कि -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इधर नीचे लिख देती हूँ तुम्हें, मेरे पीछे चीजें छुप जाती हैं, आंसर को इतना डर लग रहा होता है कि वो भी मेरे पीछे जाके छुप जाता है, बहुत ही घटिया जोक था, आई नो, ठीक है। चलो समझ में आ गया तुम्हें, इसका कैसे करेंगे और इसका कैसे करेंगे। ये क्या हो गया, -10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट एंड विद रिस्पेक्ट टू द मिरर 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। माइनस साइन इज शोइंग ओनली द डायरेक्शन। तो मैंने तुम्हें तुम्हारा प्लेन मिरर जो है वो पूरा कंप्लीट करा दिया है। प्लेन मिरर पे बेस्ड यही क्वेश्चन आते हैं और इतना ही समझना होता है, ठीक है। बाकी जो हमारे ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं हमने वही कवर अप किए हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना क्या, स्फेरिकल मिरर। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें स्फेरिकल मिरर कराऊंगी, और फिर अब अगले अगले लेक्चर से थोड़ी थोड़ी चीजें धीरे धीरे टफ होती जाएंगी, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे पढ़ाऊंगी जिससे तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आता जाएगा, ओके। टिल देन कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस, और अपने हाथों से नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छे रहोगे, क्योंकि देखो बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स को मैं बहुत ही कम टाइम और प्रॉपर कंसाइज्ड उसमें करा रही हूँ, ठीक है ना। तुम अगर मेरे नोट्स का सिर्फ थ्योरी थ्योरी वाला पार्ट एक साइड लिख लो ना, तो वही शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं। तो इसलिए प्लीज जो नोट्स बनवाती हूँ वो अपने हाथों से जरूर बनाया करो, क्योंकि मैं जब बनाती हूँ ना इन्हें, तो मुझे खुद बहुत टाइम लगता है, तब जाके ये इतने प्रॉपर नोट्स तैयार होते हैं जिनमें एक प्रॉपर कंटेंट हो, ना ही बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम, उतना कंटेंट जो नीट के लिए रिक्वायर्ड है। इसको रिवाइज करने के बाद तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की जरूरत है, एंड आई विल श्योर कि तुम डेफिनेटली इनको मल्टीपल रिवीजन के बाद तुम ना बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो एक बार रेगुलरिटी से पढ़ के देखो, और नोट्स अपने हाथों से बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। हार्ड वर्क का ना देखो कोई शॉर्टकट नहीं होता है, अगर तुम जितना शॉर्टकट मारने की कोशिश करोगे उतना ही तुम इस लूप में फंसे रहोगे, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट। ये वाले लूप में अगर तुम्हें नहीं फंसना है ना, तो हार्डवर्क कर लो यार, ठीक है। तो आजकल बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं ना शॉर्टकट मारने के, है ना। हर हर चीज रेडीमेड ले रहे हो, हर चीज शॉर्ट नोट्स भी दूसरे के लिखे हुए ले रहे हो, सब चीज दूसरे की लिखी हुई लोगे तो कैसे चलेगा। तो सिलेक्शन पे दूसरे का ही देखना, अपना मत देख, ठीक है ना। तो मेरा मानना तो ये है कि कुछ चीजें अपने हाथ पेन चलाओ, हाथ हाथ और पेन चलाओ, ठीक है।
चलो कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो अगर तुम्हें मेरी मेहनत दिखती है तो, और अपना प्यारा सा एक कमेंट भी छोड़ के जाया करो, ठीक है? आई लाइक द कमेंट एंड योर कमेंट इज माई मोटिवेशन, माई फ्यूल। ओके, चलो बाय बाय, कीप सॉल्विंग द क्वेश्चन एंड कीप हेल्दी, बाय बाय।